बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस कैसे लाना है उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो आप उस सब्जेक्ट में तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बस रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझे, रेगुलर बेसिस पर सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, उसमें आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो। सबसे पहले तो ये वीडियो आप दोनों के लिए होने वाली है, या फिर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस कैसे लाना है उसकी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको किस स्ट्रैटेजी से काम करना है कि आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस का आपका टारगेट अचीव हो सके। दोस्तों, ये टारगेट हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। तो वही स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लिए लिख कर लाया हूँ, ये सारा कुछ आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे हम 95 प्लस ला सकते हैं स्कोर, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे 95 प्लस लाना है वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें हम जो है 95 प्लस का टारगेट कैसे अचीव करेंगे, है ना। तो उसको अचीव करने का एक स्ट्रैटेजी होती है, और उस स्ट्रैटेजी से अगर आप वर्क करोगे तो आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे फर्स्ट हमारा क्या है पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि है सिलेबस की गहरी समझ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिलेबस की समझ ही नहीं है कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कैसे ला पाएंगे 95 प्लस, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है अपने सिलेबस की गहरी समझ, यानी डीप में आपको समझना है कि आपका सिलेबस एक्चुअल में है क्या और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो है आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाता है, कभी ऐड हो जाता है उसमें, है ना। तो आपको जो है अपने वेबसाइट पर, यानी अगर आप यूपी से हैं तो यूपी एमएसपी एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप सिलेबस को देख सकते हो कि क्या सिलेबस हमसे पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो उसमें आपको क्या देखना है, देखिए, सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जो है सिलेबस को समझ लिया है कि आपका क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसमें से अब आपको करना क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है। जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हें आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा फोकस देना है उन टॉपिक्स पर, है ना। अब आप कहेंगे हम कैसे पहचानें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, एंड इसके बाद हमने बोला कि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को प्राथमिकता दें, यानी जो आपका हाई वेटेज चैप्टर होते हैं, जिससे ज़्यादा मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आपको ज़्यादा प्राथमिकता देना है। ओके, और उन टॉपिक्स पर ज़्यादा समय लगाएं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिस टॉपिक से, आपको उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट ट्रिक हो गई, जो कि आपको याद रखना है कि सिलेबस की गहरी समझ आपको होनी चाहिए। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 2, जो कि हमसे कह रहा है कि टाइम टेबल तैयार करें। अगर आपका अभी तक टाइम टेबल ही तैयार नहीं है तो आप कैसे ला पाएंगे 95 प्लस, है ना। तो आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे और डेली बेसिस पर आपको पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर 2 दिन का गैप कर दिए, तो ऐसा करेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जो है डेली बेसिस पर तैयारी करना है, डेली बेसिस पर पढ़ाई करना है। अब इसमें देखिए, एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। अच्छा टाइम टेबल किसे कहते हैं, जिसमें कि हर विषय के बारे में आपको रोज़ टाइम देना है, यानी कि हर सब्जेक्ट को आपको रोज़ टाइम देना है। अब देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी जो है अगर साइंस स्ट्रीम से 10th कर रहे हैं, तो उन्हें जो है साइंस में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो सिर्फ साइंस को ही पढ़ते रहते हैं। जो आपकी सामाजिक विज्ञान और जो ड्राइंग वगैरह, ये इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए, सभी सब्जेक्ट आपको नंबर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप साइंस पढ़ेंगे तो साइंस ही आपको सब नंबर दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सब सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। डेली आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो आप उस सब्जेक्ट में तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है।
एंड इसके बाद है कठिन टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी दें। जो आपका कठिन टॉपिक है, जो आपको समझ में नहीं आता है और हार्ड टॉपिक है आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको डाउट क्लियर करें सबसे पहले तो स्कूल में जाकर, या फिर आप ऑनलाइन देख सकते हैं ना। तो आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है कठिन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना है, उन्हें आपको पहले तैयार करना है, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए पर्याप्त टाइम आपके पास बच सके, है ना। अगर आपके कठिन टॉपिक्स से तैयार होंगे तो आप इजी टॉपिक्स को तो बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपके कठिन टॉपिक्स हैं सबसे पहले आपको उनको प्रायोरिटी देना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा टाइम टेबल कैसे बनाना है, सो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, अब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस होना चाहिए। जैसे कि मैथ और साइंस में ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करा होगा ना, समझा होगा अच्छे से चीज़ों को, तो आपको जो है एग्जाम में अगर वो घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन दे देगा तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, उसे ईजिली कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पर आपका फोकस होना चाहिए। फ्रेंड्स केवल रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, कई स्टूडेंट जो है चीज़ों को रटने लगते हैं। रटने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ आपके ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में नहीं रहती है, और वहीं कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, साइंस और मैथ जैसे विषय में फार्मूला और थ्योरम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करे हुए होंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, आप जब एग्जाम में लिख रहे होंगे वहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को लिख पाएंगे। और दूसरी बात, आप जो है उस चीज़ में कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बोला है कि साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट में आपको फॉर्मूले और थ्योरम तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, समझना है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको बताया, ये आपको करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है PYP। अब ये आप कहेंगे PYP क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, है ना। जो आपके पहले पेपर पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, उनको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपको जो है उन्हें लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को लगाना है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और जो आपके सैम्पल पेपर होता है, जो आपके सैम्पल पेपर आपके गेस्ट पेपर्स में भी होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से जो है आपको सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैम्पल पेपर्स और PYP को सॉल्व करना होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। तो कई स्टूडेंट कहते होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो ऐसे ही पता लगेगा। आपको करना क्या है, PYP जो आपके होते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, लगाना है, सॉल्व करना है, और टाइम मैनेजमेंट इसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम में आप PYP को सॉल्व कर रहे हो और सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हो। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता लग जाएगा, समझ हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए पिछले 5 से 10 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। जो आपके पिछले 5 से 10 साल के जो आपके पेपर्स हैं ना, उन्हें आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करने से कई फ़ायदे आपके होंगे। देखिए सबसे पहला आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, चीज़ों को आप फास्टली लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और आपको टाइम का भी पता लग जाएगा कि हम कितने टाइम में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो आपको PYP और सैम्पल पेपर्स को ज़रूर लगाना है, एंड इससे जो है एग्ज़ाम के पैटर्न की समझ हो जाएगी आपको, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की समझ हो जाएगी कि क्या क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और क्या क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इस तरह से आप जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पता लगा सकते हो, क्योंकि हर टीचर इसी तरह से बताता है कि वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखता है, एनालाइज करता है कि क्या क्वेश्चन बार बार आ रहा है और क्या क्वेश्चन इस बार आ सकता है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आपके जो सैम्पल पेपर्स होते हैं और PYP हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है। और सॉल्व कब करना है ये भी आपको समझ लेना है। देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, तो आप जो है PYP और सैम्पल पेपर्स को लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका बैकलॉग हुआ होगा, तो फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट को अभी सैम्पल पेपर और PYP नहीं लगाने, क्योंकि देखिए अगर आपका बैकलॉग है यानी पीछे की आपने चीज़ों को लिखा ही नहीं है तो समझा तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से आप PYP को लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डाउन होगा, आपको ये लगेगा कि मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है अच्छे से, और आपको जो है अच्छे से चीज़ों को समझ रखे होंगे। ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने जो है पूरी बुक को पढ़ लिया है और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तभी आपको जो है PYP और सैम्पल
पेपर्स को लगाना है, फिर आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ऊपर जाएगा। फिर आपको ये लगेगा कि हाँ अब मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर को ईजिली सॉल्व कर पाऊँगा, है ना। तो ये फ़ायदा होता है, तो आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद है रेगुलर बेसिस पर सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो PYP तो लगाते होंगे, सैम्पल पेपर्स भी लगाते होंगे, लेकिन एक दिन लगाया, 2 दिन का गैप कर दिया, 3 दिन लगाया। ऐसे नहीं करना है, आपको जो है रेगुलर बेसिस यानी डेली आपको जो है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। डेली अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आप 1 महीने में 30 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर पाएंगे एक सब्जेक्ट, है ना। तो फ्रेंड्स आपको जो है टाइम टेबल बनाना है और हर दिन हर सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर ज़रूर लगाना है। इससे जो है आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। एंड फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स और रिवीजन। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? कई स्टूडेंट ये जानते नहीं कि शॉर्ट नोट्स आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। शॉर्ट नोट्स एक ऐसे नोट्स होते हैं जिसमें कि आप पूरे चैप्टर को, जैसे आपका पूरा चैप्टर होता है वो लगभग 10 से 12 पेजों में आपका कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा में ही कंप्लीट होता होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है 10 से 12 पेजों में एक चैप्टर फिनिश हुआ, उसको आपने एक पेज में सारा कुछ लिख दिया, तो उसी को हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। यानी शॉर्ट में चीज़ों को लिखना शॉर्ट नोट्स कहलाता है, ओके। और रिवीजन, रिवीजन क्या होता है भाई? रिवीजन करना तो ज़रूरी है, विदाउट रिवीजन आप जो है 95+ नहीं ला पाएंगे, ये रियलिटी है। सो आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर आप देखिए हर सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूला के शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन आप जल्दी कर सकें। फ्रेंड्स ऐसा आपको करना, देखिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी में, और फॉर्मूला लिखा हुआ होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनानी है आपको, ओके, ताकि आपका जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि रिवीजन में आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आपको डेली रिवीजन करना है, तो अगर आपका टाइम लगाएंगे तो सभी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद है हर चैप्टर के की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें। जो आपका हर एक चैप्टर होता है तो उसके आपको की पॉइंट किसे कहते हैं? जो आपके हेडिंग होती है, मेन हेडिंग होती हैं, उन्हें आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको जो है हेडिंग पता होना चाहिए, उसके अंदर का कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। तो की पॉइंट को ज़रूर आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ये बात आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। इन्हें आप अगर फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपना स्कोर जो है अचीव कर पाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने ये 5 आपके लिए 5 बातें कुछ बताई हैं। ये 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप डेफिनेटली 95+ ला पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें और स्ट्रैटेजी बना सकें, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।